गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राव मालदेव। इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था वह था राव जोधा, जिसने जोधपुर राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है। और राठौड़ को सही रूप में राज्य, एक वास्तविक राज्य उन्होंने प्रदान किया था। उनके कुछ पुत्र रहे और लास्ट में जो हम बात करते हैं राव गंगा रहे थे, और राव गंगा के पुत्र थे राव मालदेव। राव मालदेव भी जिस तरह से महाराणा सांगा मेवाड़ के अंदर सम्मानित है, पूरे भारत में सम्मानित है, उसी तरह से राव मालदेव भी अपने समय में बहुत प्रसिद्ध राजा रहे हैं और बहुत ही वीर राजा रहे हैं। ठीक है। और इन्होंने भी शेरशाह सूरी के साथ में लोहा लिया था। ठीक है। किस तरह से क्या इनका जीवन परिचय वगैरह सब है वो अपन बात करते हैं। बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन की। 5 सितंबर 1511 ईस्वी को राव मालदेव का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम राव गंगा है, जो कि मारवाड़ के शासक थे। माता इनकी सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। इनका जो राज्याभिषेक हुआ कुछ विद्वानों के अनुसार 1531 ईस्वी है और कुछ विद्वानों के अनुसार 1532 ईस्वी में सोजत के अंदर मालदेव का राज्याभिषेक हुआ था। अब हम बात करते हैं मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता क्यों कहा जाता है। ठीक है। बात करते हैं 1531-32 ईस्वी में मालदेव के पिता मारवाड़ के राठौड़ शासक राव गंगा की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के संबंध में परस्पर विरोधी विवरण मिलता है। विद्वान रेव के मतानुसार एक दिन राव गंगा अफीम की पिनक में एक महल की खिड़की में बैठा हुआ था और शीतल पवन का आनंद उठा रहा था कि वह अचानक खिड़की से गिरकर मर गया। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर ओझा का मत है कि महत्वाकांक्षी मालदेव ने उसे धक्का देकर गिरा दिया था। मुंडियार की ख्यात और जोधपुर राज्य की ख्यात के आधार पर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी गंगा की हत्या में मालदेव का हाथ मानते हैं। तो इसीलिए मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिकतर विद्वान ये मानते हैं कि मालदेव बहुत महत्वाकांक्षी शासक थे और राव गंगा के बढ़ती उम्र के कारण और अपने बारी आने का इंतज़ार न कर सकने के कारण मालदेव ने राव गंगा की हत्या कर दी थी। इसलिए उन्हें मारवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। अब बात करते हैं कि मालदेव के राज्याभिषेक के समय मारवाड़ की स्थिति क्या थी। मालदेव जब राजा बना था तो उसके पास सिर्फ 2 ही परगने थे, सोजत और जोधपुर। लेकिन मालदेव एक महत्वाकांक्षी राजा था। मालदेव ने करीब 52 युद्ध किए और 58 परगने जीते थे। ठीक है। इससे ही पता चलता कि वह कितने वीर थे। अब अगर हम बात करें कि मालदेव के राज्य विस्तार के प्रयास कौन कौन से थे, तो उनके पास में कौन कौन से राज्य थे। तो सबसे पहले फलोदी, फिर नागौर, सिवाना, भादराजून और रायपुर पर अधिकार, जालौर पर अधिकार, मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, मेड़ता पर अधिकार कर लिया था उन्होंने, अजमेर पर भी अधिकार किया और बीकानेर विजय। सन 1542 ईस्वी तक मालदेव की शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और उसके राज्य की सीमाएं की अगर हम बात करें तो उत्तर में बीकानेर एवं हिसार, पूर्व में बयाना एवं धौलपुर, पश्चिम में भाटियों के राज्य तथा दक्षिण में मेवाड़ की सीमा तक विस्तृत था। और मारवाड़ के राठौड़ों में सबसे ज़्यादा विस्तृत साम्राज्य मालदेव का ही था,
और ये भी कहा जाता है कि मालदेव से पहले और मालदेव के बाद कोई भी राठौड़ शासक का इतना विस्तृत साम्राज्य नहीं हुआ था। अब हम बात करते हैं गिरिसुमेल युद्ध से पूर्व कुछ प्रमुख युद्धों की। तो इसमें पहला है पाहेबा साहेबा का युद्ध। ये 1541 ईस्वी में जेतसी और मालदेव के बीच में ये युद्ध हुआ था। जेतसी बीकानेर का राजा था तो मालदेव जोधपुर का। इस युद्ध में दोनों राठौड़ शक्तियाँ आपस में लड़ती हैं, क्योंकि जो बीकानेर के राठौड़ हैं वो भी मारवाड़ यानी जोधपुर के राठौड़ों से ही निकली हुई एक शाखा है। ठीक है। जोधा के ही पुत्र बीका के द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई थी। तो एक तरह से एक ही परिवार के ये लोग रहे, एक ही शाखा से निकली हुई दूसरी शाखा रहे, राठौड़ रक्त संबंधी थे ये लोग आपस में। ठीक है। इस युद्ध में जेतसी मारा जाता है और बीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो जाता है और जेतसी का पुत्र कल्याणमल बीकानेर से भागकर शेरशाह सूरी के पास चला जाता है उसकी शरण में, और वहाँ पर जाकर वो बोलता है कि मैं आपकी शरण में हूँ शेरशाह सूरी को, और मुझे मेरा बीकानेर का राज्य आप दिलवाइए। इसी तरह मेड़ता के राजा वीरमदेव के साथ भी मालदेव का युद्ध हुआ। ये भी राठौड़ वंशी थे, यानी ये भी इन्हीं की एक शाखा थे। जो इन्होंने दूधा जो थे, जोधा ने जो दूधा को मेड़ता का अधिकार दिया था, तो दूधा के ही पुत्र वीरमदेव थे। ठीक है। और उन वीरमदेव के साथ सिर्फ ये जो युद्ध हुआ था सिर्फ एक हाथी की वजह से हुआ था, क्योंकि मालदेव को वीरमदेव के पास जो एक हाथी था वह काफ़ी पसंद आ गया था, और मालदेव ने वीरमदेव को कहा कि यह हाथी मुझे दे दे, लेकिन वीरमदेव ने उसको हाथी को देने से मना कर दिया था। तो उस हाथी की वजह से मालदेव वीरमदेव से नाराज़ हो गया और उन्होंने मेड़ता के ऊपर आक्रमण करके मेड़ता को भी अपने अधिकार में ले लिया। इस युद्ध में वीरमदेव की हार हुई और वीरमदेव भी कल्याणमल की तरह शेरशाह सूरी के शरण में चला गया। इससे नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान ये हुआ कि मालदेव ने अपने दो सहयोगी राजाओं, जो कि रक्त संबंधी थे, राठौड़ ही थे, उनको अपना दुश्मन बना लिया था। अब हम बात करते हैं मालदेव और हुमायूं के संबंध। हुमायूं शेरशाह सूरी से 2 बार युद्ध में पराजित हो चुका था और हिंदुस्तान की बादशाहत खो चुका था, इसलिए उसने मालदेव से सहायता लेनी चाहिए। इसलिए उसने अपने 3 दूत मालदेव के पास भेजे थे, जिनमें मीर संबंध, अतक खान और रावमल सोनी था। वहाँ पर जाकर अतक खान ने दूत के रूप में मालदेव के पास गए और मालदेव को सारा विवरण बताया कि भाई हुमायूं यहाँ पर सिंध में की तरफ जा रहे थे, तो अभी यहाँ मारवाड़ में रुके हुए हैं और आपकी सहायता चाहते हैं ताकि वह अपना दिल्ली का जो शासन है वह उसे वापस प्राप्त कर सके। मालदेव ने हुमायूं को सीधी सहायता न देकर बीकानेर का परगना देने की बात कही और कहा कि यथा समय आने पर हम लोग आपकी सैनिक सहायता भी करेंगे, लेकिन उन्होंने उस वक्त पूरी तरह से उनकी सहायता के लिए हाँ नहीं करी और उन्हें एक बीकानेर का परगना देने की बात कही। लेकिन इसी समय मालदेव की सेवा में रहने वाले हुमायूं के भूतपूर्व पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख ने हुमायूं को संदेश भिजवाया कि आप जिस स्थान पर ठहरे हुए हैं वहाँ से वापस लौट जाइए, क्योंकि मालदेव का विचार आपको बंदी बनाने का है और यहाँ पर शेरशाह सूरी का एक दूत आया हुआ है और शेरशाह ने आपको बंदी बनाने की एवज में मालदेव को काफ़ी प्रलोभन दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मालदेव हुमायूं को बंदी बनाना चाहता था, लेकिन ये एक भ्रम की स्थिति के कारण हुमायूं मारवाड़ से वापस लौट जाता है। किसकी बात पे?
मुल्ला सुर्ख की बात मान के, क्योंकि मुल्ला सुर्ख की बात वह पहले भी काफ़ी माना करता था। तो उसकी बात मानकर हुमायूं मारवाड़ से वापस निकल जाता है आगे। तो ये एक तरह से इन दोनों के लिए ही सही नहीं हुआ, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर मालदेव खुद स्वयं हुमायूं से मिलने जाता तो शायद स्थिति कुछ और होती, या हुमायूं भी बीकानेर में रुक जाता, परगना ले लेता और थोड़े दिन वेट करके अगर मालदेव की सहायता लेकर शेरशाह के ऊपर आक्रमण करता तो शायद उसे भी दिल्ली की सल्तनत को वापस मिल जाती। अब बात करते हैं हम लोग मालदेव और शेरशाह सूरी के संबंध। मालदेव और शेरशाह सूरी दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे और वे दोनों ही साम्राज्यवादी शासक भी थे, अतः इन दोनों में संघर्ष होना लाजमी था। इसके अलावा कल्याणमल और वीरमदेव भी शेरशाह सूरी की शरण में थे, जो कि शेरशाह सूरी को मालदेव के विरुद्ध भड़का रहे थे और उनसे अपने राज्य लहराने की प्रार्थना कर रहे थे, अतः इन दोनों में संघर्ष होना ही था। दोनों के राज्य की सीमाएं भी आपस में टकरा रही थी, तो जो कि दोनों ही साम्राज्यवादी थे तो वह ये सहन नहीं कर सकते थे कि कोई शक्तिशाली राज्य उसकी सीमा पर रहे, तो अतः इन दोनों में के बीच युद्ध होना लाजमी था। अब हम बात करते हैं गिरी सुमेल का युद्ध, जो कि काफ़ी फेमस युद्ध है, प्रसिद्ध युद्ध है। गिरी सुमेल का ये जो युद्ध है ये भारत के इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है और इस युद्ध का दूसरा नाम था जेतारन का युद्ध। अगर आपको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर नहीं तो कंपटीशन एग्जामों में भी क्वेश्चन आ सकता है कि गिरी सुमेल के युद्ध का दूसरा नाम क्या है, तो वो था जेतारन का युद्ध। ठीक है, और यह जो युद्ध था वो 5 जनवरी 1544 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी के जो सेनापति थे वो थे कल्याणमल और वीरमदेव, जबकि मालदेव का जो सेनापति थे वो थे जेता और कूपा थे। ठीक है, इस युद्ध में हुआ क्या कि जब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं तो काफ़ी दिनों तक युद्ध नहीं हुआ। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर शुरुआत नहीं करी आक्रमण की और दोनों एक दूसरे की शक्ति को परखना चाह रहे थे। तो इस बीच में मालदेव की स्थिति तो काफ़ी मजबूत थी, क्योंकि वह अपने ही क्षेत्र में युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, तो उसे रसद वगैरह किसी तरह की कोई कमी होने का सवाल नहीं था। लेकिन शेरशाह सूरी जो कि दूसरी जगह पर आकर युद्ध लड़ रहा था, तो उसके मन में संदेह हुआ कि कहीं वह युद्ध हार ना जाए, तो उसने कूटनीति का सहारा लिया। और क्योंकि वह दूसरी जगह पर था और वो ज़्यादा समय तक अपने सेनाओं को रसद और दूसरी सामग्री नहीं पहुंचा सकता था, तो इसके लिए उसने कूटनीति का सहारा लिया। उसने क्या करा कि मालदेव के डेरे के पास में कुछ फर्जी पत्र रखवा दिए और इन पत्रों में लिखा हुआ था कि जेता और कूपा ने शेरशाह के साथ हाथ मिला लिया है और वो उसमें ये कह रहे हैं कि हम जल्द ही मालदेव को गिरफ्तार करके आपके समक्ष रख देंगे। कुछ ही समय में ये पत्र मालदेव के पास पहुंच गए और मालदेव ने जब ये पत्र पढ़ा तो रात के समय में अपनी मुख्य सेना को लेकर वह युद्ध क्षेत्र से निकल गए। लेकिन जेता और कूपा जो कि इस युद्ध के सेनापति थे, उन्होंने बिना लड़े युद्ध क्षेत्र से जाना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मात्र, कुछ विद्वान कहते हैं कि उनकी सेना 12,000 बची थी और कुछ कहते हैं 20,000 बची थी, जबकि वहाँ पर सामने 80,000 की सेना मुगलों की शेरशाह की सेना जो थी वो कितनी थी, 80,000 की थी और उनके पास में अच्छा खासा तोपखाना भी था। तो लेकिन उनसे उन्होंने युद्ध लड़ने की ठानी
और बोला कि बिना लड़े हम लोग ये यहाँ से जाएंगे नहीं। तब जब सुबह हुई तो जेता और कूपा ने अपनी सेना के साथ जो युद्ध किया, उस युद्ध से शेरशाह सूरी की जो सेना थे उसको बुरी तरह से परास्त कर रहे थे वो एक समय, और उनकी पूरी सेना के पैर उखड़ चुके थे। ठीक है, इतना जोरदार आक्रमण जेता और कूपा ने किया था कि शेरशाह सूरी की लगने लगा था कि अब वो ये युद्ध हार गया है। लेकिन ठीक उसी समय जलाल खान जुलानी की सहायता शेरशाह को मिल गई, जो कि आगरा से सीधे सीधे वहाँ पर आकर मिल गया था। और उसने जो आकर जो थके हुए राजपूत सैनिक थे उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, और उसकी वजह से शेरशाह सूरी की स्थिति मजबूत हो पाई और वह युद्ध जीत गया। लेकिन इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि जो राजपूतों की वीरता से इतना जो उसने देखी और जो भयभीत हो गया था, उसके बाद कहा वो कि इस युद्ध के बाद शेरशाह ने अपने लोग दरबारी कवियों या विद्वानों से कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये काफ़ी प्रसिद्ध भी है, क्वेश्चन भी आता है एग्जामों में कि किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो आपका आंसर रहेगा गिरी सुमेल का युद्ध या फिर जेतारन का युद्ध, जो कि 5 जनवरी 1544 ईस्वी को लड़ा गया था। तो इस तरह से जलाल खान जुलानी की सहायता से शेरशाह ने इस युद्ध को जीत लिया। जेता और कूपा बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए युद्ध क्षेत्र में ही। और इस युद्ध के जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने मारवाड़ की तरफ बढ़कर उस पर अधिकार कर लिया और मालदेव यहाँ से सिवाना चला गया। सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ की शरण स्थली कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कई बार आ सकता है कि मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कौन सी है, क्योंकि अधिकतर राठौड़ जब भी कभी उनको शरण लेनी पड़ती थी तो वो कहाँ जाते थे, सिवाना। तो मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली किसे कहा जाता है, सिवाना को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मालदेव का पुनः सत्तारूढ़ होना। करीब 546 दिनों के बाद जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, मालदेव ने पुनः अपना शासन 1546 ईस्वी में हथिया लिया था और उसके ऊपर अधिकार कर लिया। और उसके बाद काफ़ी जगह पर अपना, एक तरह से देखा जाए तो उसने अपना पूरा राज्य स्थापित कर लिया था। जहाँ जहाँ जो लोग थे उनको सबको विजित कर लिया था। जो जो राज्य उसने खोए थे, चाहे वो बीकानेर हो, मेड़ता हो, वो सारे राज्य उसने वापस प्राप्त कर लिए थे। अब हम बात करते हैं मालदेव द्वारा स्थापत्य के जो कार्य किए गए, कुछ एक कार्यों की मैं बात करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मेन है जोधपुर की 4 दीवारी का निर्माण कराना। इसका जोधपुर की 4 दीवारी के निर्माण का श्रेय मालदेव को जाता है। इसके अलावा मालदेव ने कई किलों का भी निर्माण करवाया, जिनमें प्रमुख है पोखरन, सोजत, रिया और मेड़ता के किले, ये प्रमुख हैं। अब हम अगर बात करें तो मालदेव के दरबारी विद्वान जो थे उनमें सिर्फ 2 का ही यहाँ पर आपको नाम बता रहा हूँ। ऐसे बहुत से विद्वानों का वह आश्रयदाता था, लेकिन अभी मैं आपसे सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिनमें पहला है आशानंद। आशानंद की अगर जो कृति के उसने कौन सी लिखी जो प्रसिद्ध है, तो वो है बागा भारमली रा दोहा, और दूसरी है उमादेव भटियाने रा कवित्व। ये दोनों ही काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें उमादेव भटियानी रानी जो जैसलमेर के राजा लूनकरसर की बेटी थी, ठीक है, उनकी इसलिए उनका नाम है उमादेव भटियानी। यानी भटियानी जो है जिस तरह से राठौड़ थे उसी तरह से भाटी वाले भटियानी कहलाते थे, ठीक है। और दूसरे जो इनके विद्वान थे वो थे ईश्वरदास चारण। इनकी जो कृति थी उनमें
हाला झालारी कुंडलिया, दूसरा सूर सत्सई, ये भी काफ़ी फेमस है, देवयानी और हरिरस, ये काफ़ी प्रसिद्ध कृतियाँ इनकी रही हैं। इनके अलावा भी काफ़ी विद्वान और चारण भाट मालदेव के दरबार में अपनी शोभा बढ़ा रहे थे। तो एक तरह से ये विद्वानों का आश्रय दाता था। अब बात करते हैं मालदेव की भी कुछ उपाधियाँ भी थी, जिसमें पहली है हसमत वाला राजा। फारसी ग्रंथों में मालदेव को हसमत वाला राजा कहा गया है, यानी कि शानो शौकत वाला राजा कहा गया है। जिसका खूब ठाठ बाट हो उसे हसमत वाला राजा कहा जाता है। और ये कहने वाले कौन थे? अबुल फजल, बदायूनी, निजामुद्दीन आदि जितने भी फारसी इतिहासकार थे उन सब ने मालदेव को एक हसमत वाला राजा बताया। इसके अलावा मालदेव को हिंदू बादशाह भी कहा जाता था। तो ये दो उपाधियाँ थी इसकी, हसमत वाला राजा और हिंदू बादशाह। अगर हम बात करें मालदेव की पत्नी की, ऐसे तो मालदेव की करीब 25 पत्नियाँ थी, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध पत्नी है वह है, उसका नाम है उमादे, जो कि भटियानी थी और ये जैसलमेर के शासक लूनकरण की पुत्री थी। लेकिन ये इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। अगर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आता है कि रूठी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध है, तो आपको नाम आएगा उमादे, जो कि मालदेव की पत्नी थी। ये क्यों रूठ गई थी? क्योंकि जब उमादे की शादी मालदेव के साथ हुई थी तो उस दिन भोग विलास के कारण, यानी काफ़ी देर तक मदिरा पान वगैरह करने के कारण मालदेव रानी के महल तक नहीं पहुँचे। तो रानी ने अपनी सुंदर एक दासी को, जिसका नाम भारमली था शायद, उसको मालदेव के पास भेजा कि जाओ और मालदेव को वहाँ पे महल में लेके आओ। जब रानी भारमली, वो दासी भारमली मालदेव के पास गई तो मालदेव ने उससे ही अपनी काम पिपासा शांत कर ली और वह उमादे के पास नहीं जा पाया। तो तब से रानी उमादे मालदेव से नाराज़ हो गई और पूरे जीवन भर उससे कभी भी नहीं मिली। इसलिए इतिहास में वह रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं मालदेव के मूल्यांकन की। तो मालदेव के अंदर राजपूत शासकों के परंपरागत गुण विद्यमान थे। वह एक साहसी तथा कुशल सैनिक, योग्य प्रशासक, कला और साहित्य का आश्रयदाता था तथा अपने धुन का धुनी था। वह अपने सम्मुख आने वाले खतरों से घबराने वाला व्यक्ति नहीं था। सुमेल युद्ध के अवसर पर उसने अवश्य ही अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, परंतु बाद में धैर्य और संयम का परिचय देते हुए वह अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने में सफल रहा था। परंतु मालदेव में कुछ अवगुणों की भी कमी नहीं थी। वह क्रोधी तथा हठी स्वभाव का शासक था। साथ ही क्रोध और उत्तेजनावश कभी कभी वह ऐसे काम कर बैठता था जिसका दुख उसे भी जीवन भर उठाना पड़ता था। अपने इसी स्वभाव के कारण उसने अपने ससुर जैसलमेर के शासक को नाराज कर दिया। उदयपुर के राणा उदय सिंह के साथ भी वैमनस्य को बढ़ाया। मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के कल्याणमल को अपना शत्रु बनाकर शेरशाह की तरफ धकेल दिया और अपनी संकित प्रवृत्ति के कारण ही जेता तथा कूपा जैसे पराक्रमी सेना नायकों को खो दिया। इन सब का परिणाम बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। मालदेव में नैतिकता तथा ईमानदारी का भी अभाव था। उसने छल कपट से फलोदी को अधिकृत किया और इसी प्रकार मेड़ता को जीतने का भी असफल प्रयास किया था। यदि कुछ विद्वानों का मत सही मान लिया जाए तो उसने अपने पिता की हत्या करके अपने आप को ने कुल को कलंकित किया था। मालदेव पर कामुकता का भी आरोप लगाया जाता है। उसकी कामुक प्रवृत्ति के कारण ही उसकी एक पत्नी रानी उमादे उसे आजीवन रूठी रही, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। क्योंकि कहा जाता है कि विवाह की रात मालदेव राग रंग में काफ़ी मदपान कर गया और उन्हें उमादे के पास जाने का ध्यान ही नहीं रहता।
तब उमादेव ने मालदेव को बुलाने के लिए अपनी एक सुंदर दासी को जो भेजा। मालदेव ने उस दासी पर ही आसक्त हो गया और उसी के साथ अपनी कामपिपाशा शांत की, जो मैंने आपको पहले बता दिया। इस घटना से उमादेव रूठ गई और फिर कभी मालदेव के पास नहीं गई। इतिहास में उसे रूठी रानी के नाम से पुकारा जाता है। ये चीज़ आपको बता ही दिया है। लेकिन उपयुक्त अवगुणों के होते हुए भी उसका शासनकाल काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। उसे स्वतंत्र राजपूत शासकों में की परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाला तथा राजपूतों की सर्वोच्चता को पुनः स्थापित करने वाला अंतिम शासक कहा जा सकता है, क्योंकि उसके बाद मुगलों ने राजपूत राजाओं को स्वतंत्र का अंत कर दिया था और वे मुगलों के आश्रित शासकों की हैसियत से शासन करते रहे और हर संभव उपाय से अपने राज्यों का अस्तित्व बनाए रखने में संलग्न रहे हैं। इस दृष्टि से मालदेव के शासनकाल को महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। कुमारी साधना रस्तोगी ने अपने शोध कार्य में उसके शासनकाल के लिए शौर्य युग का प्रयोग किया है, जो कि सर्वथा उचित प्रतीत होता है। मृत्यु के समय जब मालदेव को आंगन पर लिटाया गया था, तब उसने कहा, मैंने अपने जीवन में 4 भूलें की हैं। पहला, एक तो मैंने बुर्ज में औरत को चुनवा दिया था किले के अंदर। दूसरी, सातलनेर का दुर्ग ध्वस्त कर पोखरण में दुर्ग बनवाया। तीसरी, मैंने अपने चचेरे भाई बंधुओं को मारा और फिर उनसे उसने भूमि जो जीती थी वह भी मेरे अधिकार में नहीं रही। और चौथी, बादशाह शेरशाह आया और मैं निकल गया, यानी उस समय रणक्षेत्र से मैं बिना लड़े ही निकल गया। ये 4 भयंकर भूलें मैंने की। वास्तव में मालदेव का ये कथन सही है कि अगर ये भूलें वह नहीं करता तो आज इतिहास में कुछ और ही होता। हो सकता है कि उसी समय दिल्ली सल्तनत पे मालदेव का अधिकार हो जाता और ना वापस मुगल भारत में वापस आ पाते। ठीक है, तो ये राजपूतों की कुछ अदूरदर्शिता रही है जो उन्होंने इस पर काम नहीं किया, या हठी स्वभाव के होने की वजह से वह इसमें मात खा गए। लेकिन फिर भी अपने अद्वितीय शौर्य एवं कुशल सैन्य प्रतिभा तथा युद्धों की सफल उपलब्धियों ने मालदेव के वीरस के कवियों का एक नायक बना दिया था। उसकी प्रशंसा करते हुए समकालीन कवि बारट आशा ने, जो कि आशानंद बारट ही है, लिखा, मुझे कृष्ण शिव आदि पौराणिक देवताओं में से कोई ऐसा बलवान प्रतीत नहीं होता जिसने से क्षमा याचना की जा सके। हिंदुओं में तो हिंदू नरेश मालदेव ही से बढ़कर कोई नहीं है। मालदेव कालनाशक यम के जाल से मुक्त करने वाला श्रेष्ठ शासक है। वह शत्रुनाशक उपद्रवियों का दमन करता तथा अनेक दुर्गपतियों से कर वसूल करने वाला है। सुल्ताना एवं राणा को पराजित करने वाला तथा इस महान राजा ने अपने सिर पर छत्र धारण किया है। चारण कवि उसे हिंदू बादशाह के नाम से पुकारा करते थे। तो इन सब से स्पष्ट है कि मालदेव एक वीर, साहसी और योग्य प्रशासक रहा है अपने समय।